ठीक है। अच्छा। और इस टाइम पहले उन्होंने रशिया से अपना मुफाद पूरा कर लिया है, ठीक है। अब उन्हें ज़्यादा ग्रेटर मुफाद है किससे, यूरोपियन कंट्रीज से। बिल्कुल ऐसे। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक मार्केट है, ठीक है। वो अपनी मार्केट तो ख़राब नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब इंडिया ये सोच रहा है कि अब रशिया साइड पे उसको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जिससे वेस्टर्न ब्लॉक पे उसको ज़्यादा फ़ायदा है। अब इस वजह से भी मतलब ये यू टर्न लिया हुआ है और उसने ये दिखा दिया यानी अमेरिका को और साथ साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये दिखा दिया कि हम रशिया के भी मतलब अगेंस्ट इस वार की हमने मजम्मत की हुई है, हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। देखिए जितनी भी बड़ी गूगल और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इनके सी और जो मैनेजरियल पोस्ट हैं उन पे इंडियंस बैठे हुए अपनी वो उस ताकत का यूज़ कर रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं, फिर भी अमेरिका उनसे नाराज़ नहीं हो रहा, अपना फ़ायदा भी ले रहे हैं। सेंस में वो अपना उन्होंने एक इंडिपेंडेंट व्यू है और रशिया के साथ उनका एक हिस्टोरिकल है, वो आज से नहीं है, इवन पार्टीशन से पहले का उनका है। तो इसीलिए इसको एडमिट भी किया है जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है। जब उनसे क्वेश्चन हुआ ब्रीफिंग में तो उन्होंने कहा हम इसको टैकल नहीं कर सकते जो है इंडिया को, इसमें चूंकि हम उनको फोर्स नहीं कर सकेंगे कि वो रशिया से इंपोर्ट ना करें। इवन इंडिया उनसे इंपोर्ट करके आगे बांग्लादेश को भी दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में वोट किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि पूरी दुनिया जानती है कि जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाई इंडिया पर कि वो रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकता, उस टाइम पे इंडिया ने रशिया से 40% ऑफ पर, डिस्काउंट पर ऑयल ख़रीदा और पूरी दुनिया ने इसको देखा। तब इंडिया रशिया के साथ खड़ा था और अब जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात आई है तो उन्होंने अपनी पॉलिसी लाकर रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे, पाकिस्तान के स्टूडेंट से बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है, इंडिया इतना स्ट्रांग कैसे हो चुका है कि जिसके साथ बिजनेस करता है वो मर्जी का बिजनेस करता है और जब दिल चाहे उसके अगेंस्ट भी, अपनी अगर उसकी पॉलिसीज़ ना हो उसके मुताबिक तो उसके अगेंस्ट भी चलता है। क्या पाकिस्तान चाइना के साथ इस तरीके से कर सकता है, कहीं पर चाइना के अगेंस्ट वोट कर सकता है, या सऊदी अरब के अगेंस्ट वोट कर सकता है, या तुर्की के अगेंस्ट वोट कर सकता है या नहीं? ये पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खालिद रहमान। क्या करते हैं? मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से ISCS से सोशियोलॉजी कर रहा हूँ। ISCS से सोशियोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि रशिया और यूक्रेन की वार है और इंडिया ने सैंक्शंस होने के बावजूद रशिया से ऑयल लिया और बहुत ज़्यादा ऑयल लिया, पता है? बिल्कुल पता है। अब यूनाइटेड नेशन में जब वोटिंग की बारी आई है तो इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। क्या वजह समझते हैं कि एक साइड पे वो ट्रेड कर रहे हैं धड़ाधड़ और दूसरी साइड पे वो रशिया के अगेंस्ट भी जा रहे हैं वोट करके? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर ख़ास करके इंटरनेशनल रिलेशन में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। सबसे पहले उन्होंने जब रशिया से ऑयल लिया उस वक्त 40% सस्ता ऑयल उन्होंने लिया, उस वक्त इंडिया को मतलब इस चीज़ में बड़ा फ़ायदा हो रहा था क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शन लगे हुए थे पूरे रशिया के ऊपर। सैंक्शन से उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा ऑयल लिया। लेकिन अब वो देख रहा है कि पूरा एक गेम जो है दोबारा चेंज हो रहा है, मतलब यूरोपीय यूनियन है उसके साथ अमेरिका है, ये मिल करके एक न्यू गेम की तरफ जा रहे हैं। तो अब इंडिया ये सोच रहा है कि अब रशिया साइड पे उसको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जिससे वेस्टर्न ब्लॉक पे उसको ज़्यादा फ़ायदा है। अब इस वजह से भी मतलब ये यू टर्न लिया हुआ है और उसने ये दिखा दिया यानी अमेरिका को और साथ साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये दिखा दिया कि हम रशिया के भी मतलब अगेंस्ट इस वार की हमने मजम्मत की हुई है, हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। ये बात मेरा भी एक पॉइंट था कि देखें उन्होंने बिज़नेस भी किया, जिधर उन्हें बिज़नेस करने की ज़रूरत थी ऑयल ख़रीदा, अपनी आवाम को, अपनी कंट्री को फ़ायदा दिया, और जिधर जंग की बात आई, वार की बात आई, उधर उन्होंने पूरी दुनिया को रशिया के अगेंस्ट वोट करके ये बता दिया कि भाई हम वार के अगेंस्ट हैं। आप नहीं समझते कि इससे इंडिया एक तीर से दो शिकार कर गया? बिल्कुल यही है, इंडिया ने एक ही तीर से दो शिकार कर दिए। और साथ में यही है ना कि अब उनको अगर चाइना को काउंटर करवानी है तो उसमें रशिया इसको इंडिया को इतना मदद नहीं दे सकता है जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका दे सकता है। अब इन्होंने चाइना को भी काउंटर करवानी है, ख़ास करके ये जो इंडो पैसिफिक पे हैं, इस वजह से भी ये अब
अमेरिका की तरफ जा इंडिया रहे हैं। की और अमेरिका की ड्रिल्स, मिलिट्री ड्रिल्स भी चल रही हैं चाइना के, आप अगर देखें बॉर्डर के पास। हाँ, यही तो मेन इशू है कि इनके जो डील हो रहे हैं, मिलिट्री डील्स हो रहे हैं, इनको तब जा करके यूएसए इंडिया को असिस्टेंस देगा, एड देगा, ताकि इंडिया की जो मिलिट्री है और इंडिया की ये जो टेक्नोलॉजी के हवाले से मज़ीद जो इनकी एक किस्म की प्रोग्रेस हो रही है वो मज़ीद बेहतर होगा। इस वजह से भी ये अब रशिया के अगेंस्ट जा रहे हैं कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ या नेटो अलायंस मज़ीद इंडिया के साथ दे दे और अगेंस्ट, ताकि वो चाइना को इजी काउंटर करवा सके। तो इसमें कुछ गलत है आपको लगता है अगर वो ये पॉलिसीज़ कर रहे हैं इंडिया वाले? एक जनरल क्वेश्चन है कि देखें वो अपनी आवाम के लिए या अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये गलत है, उन्होंने रशिया से दोस्ती ख़राब करने के लिए ऐसा किया, ये वो क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? अब इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए यहाँ पे तो गलत नहीं है, क्योंकि पहले भी अगर हम उस वक्त आज़ादी की जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हो रही थी उस वक्त भी अगर हम एक नज़र डालें ना, उस वक्त पाकिस्तान जब सीटों और सेंटों में गया, एक तब तो पाकिस्तान की बहुत मजबूरी थी ना, उसको एक ऐसी अलायंस, ऐसी एक दोस्त की ज़रूरत थी कि वो इसको इकनॉमिकली सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रांग रखे। उस वक्त इंडिया ने भी एक न्यूट्रल पॉलिसी इख्तियार की, वो रशिया से भी उस वक्त फ़ायदा उठाता था, मतलब जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, और वहाँ कैपिटलिस्ट ब्लॉक से भी फ़ायदा उठाता था, न्यूट्रल रहा दोनों साइड में। वहाँ पे वाशिंगटन का भी विजिट करता था और मॉस्को का भी विजिट करता था। अब वापस यही गेम इन्होंने खेला, रशिया से भी फ़ायदा उठाया और अब दोबारा कैपिटलिस्ट ब्लॉक से एक फ़ायदा उठा रहा है। मतलब न्यूट्रल टाइप पॉलिसी रखी है, जिधर से फ़ायदा नज़र आता है इंडिया वाले वहाँ पे जाते हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने अवाम की, अपने जो उनसे उनका कंट्री है उसकी बेहतरी के लिए। बिल्कुल उसी तरह अगर पाकिस्तान फाइनेंशियली थोड़ा भी स्ट्रांग होता, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मजबूर ना होता, तो पाकिस्तान भी बिल्कुल यही सेम। मैं इसी साइड पे आने लगा था, आपने यकीन करें मैं जो क्वेश्चन करने लगा था आपने उसको पहले आंसर कर दिया। मेरा क्वेश्चन यही था कि एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज कल को पाकिस्तान को वोट करना पड़े चाइना या फिर सऊदी अरेबिया या फिर तुर्की के अगेंस्ट, एक एग्जांपल है, किसी भी केस में करना पड़े, क्या पाकिस्तान इतनी स्ट्रांग पोजीशन रखता है, क्या इतना वो दम रखता है कि उनके अगेंस्ट चल सके? इस सूरत-ए-हाल में अगर देखा जाए पाकिस्तान तो इतना स्ट्रांग तो नहीं है इस सूरत-ए-हाल में कि वो यूनाइटेड अरब इमारात या सऊदी अरब के ख़िलाफ़ या टर्की के ख़िलाफ़ जा कर के मतलब एक स्ट्रांग ये हम यही तीन मेन कंट्रीज़ हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम। हाँ बिल्कुल, आईएमएफ के बाद सबसे जो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो सऊदी अरब हैं और ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, टर्की भी हैं, लेकिन चाइना तो बहुत ही ज़्यादा है, इस हवाले से ज़्यादा सपोर्ट। तो पाकिस्तान कभी भी ऐसा स्ट्रांग या ऐसे एक एक्शन नहीं ले सकता है कि उसके अगेंस्ट जाइए। अगर पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रांग होता तो फिर पाकिस्तान भी मतलब एक न्यूट्रल या एक आज़ाद एक इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी को बना सकते थे। मैं इन भाई की बात से 100% एग्री करता हूँ। एग्री इसलिए करता हूँ कि अगर हम किसी के मकरूज़ ना होते, हमने IMF का कर्जा ना देना होता, तो हम भी अपनी मर्ज़ी से रशिया से ऑयल ख़रीद सकते, हम भी किसी भी कंट्री से जिससे दिल चाहता उससे डील करते, जिससे दिल ना चाहता उससे डील ना करते, जैसा कि इंडिया कर रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दिलावर हुसैन। क्या करते हैं भाई? मैं यहाँ पे PhD स्टूडेंट हूँ। PhD कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है और इस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई थी पूरी दुनिया पर कि कोई भी कंट्री रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, क्योंकि रशिया जो है वो वार को प्रमोट कर रहा है। तो इंडिया ने ऑयल ख़रीदा, बिल्कुल उनसे ले रहे हैं वो, ठीक है, अभी भी खरीद रहे हैं। अब रशिया के अगेंस्ट वो यूनाइटेड नेशन में वोट भी कर रहे हैं, अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। क्या वजह समझते हैं? एक साइड पे उन्होंने ऑयल खरीदा और वो भी बहुत सस्ता, और अब उनके अगेंस्ट वोट भी कर रहे हैं। ये सर नेशनल इंटरेस्ट होता है बेसिकली किसी भी स्टेट का, और जो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो डिटरमिन होती है आपकी इकोनॉमिक पावर से। ठीक है। तो इंडिया जो है, अगर हम अपने से, चूँकि हम बहुत कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो इंडिया जो है बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमें तो डॉलर्स के लिए जाना पड़ता है इधर उधर। ठीक है, मैं इस साइड पे भी आने लगा था, लेकिन आप अच्छा बात करें तो ये इसी सेंस में वो अपना उन्होंने एक इंडिपेंडेंट व्यू है, और रशिया के साथ उनका एक हिस्टोरिकल है, वो आज से नहीं है, इवन पार्टीशन से पहले का उनका है। तो इसीलिए इसको एडमिट भी किया है जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है। जब उनसे क्वेश्चन हुआ ब्रीफिंग में तो उन्होंने कहा हम इसको टैकल नहीं कर सकते जो है इंडिया को, इसमें चूँकि हम उनको फोर्स नहीं कर सकेंगे। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के। सलाम बाजार।
कि वो रशिया से इंपोर्ट ना करे। इवन इंडिया उनसे इंपोर्ट करके आगे बांग्लादेश को भी दे रहा है। अच्छा, मतलब क्या वजह समझते हैं उनकी फॉरेन, इंडिया वालों की अगर बात की जाए, फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है या फिर कुछ और मजबूरियां हैं कि रशिया वाले ऑयल भी दे रहे हैं, फिर अपने अगेंस्ट वो वोट भी दिलवा रहे हैं, मतलब वजह क्या है? बेसिकली ये देखें, इंटरनेशनल सिस्टम को हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है। उसमें जो दोनों चीज़ें हैं, जो अमेरिका भी है उसकी भी ख्वाहिश है कि ये हमारा पार्टनर रहे, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक है सबसे बड़ा उसका स्ट्रेटजिक पार्टनर है चाइना को काउंटर करने के लिए। रशिया भी चाहता है कि उसकी इसके साथ पार्टनरशिप रहे, इसलिए क्या वजह है कि रशिया भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है और इवन चाइना भी चाहता है, ये भी आप एग्री करते हैं? सब सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एक मसलन कि अरब से ज़्यादा उनकी आबादी या पॉपुलेशन है, तो वो सबसे बड़ी मार्केट है। इस एक तो वो मार्केट इकोनॉमिकली, दूसरा वो सबसे बड़ा आम इंपोर्टर है। रशिया भी चाहता है कि उनका वो जो असला है वो उनसे इंपोर्ट करे, अमेरिका भी चाह रहा है कि उनसे करे। तो इस तरह से रशिया के अपने इंटरेस्ट है इंडिया के साथ, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। नहीं लगता कि ये जली ना, तेरी भी जली ना। लगता कि ये इंटरेस्ट रशिया के भी, अमेरिका के भी और इवन चाइना के भी, और बीच में अगर फ़ायदा अगर कोई ले रहा है तो वो डायरेक्टली अगर फ़ायदा ले रहा है तो वो इंडिया। यही चीज़ होती है कि अगर आपकी भी इकॉनमी उतनी स्ट्रॉन्ग हो, आपके $8 बिलियन के रिजर्व्स हैं, उनके 400-500 पे हैं, तो कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं? तो यही है ना कि अगर आपके पास इतना सरप्लस में हो, आप इंडिपेंडेंट कोई भी आप व्यू कर सकते हैं। पाकिस्तान का मसला यही है कि हम चूँकि डिपेंडेंट है, हम कोई इस तरह से डिसीजन नहीं ले सकते। तो इंडिया का ये है कि वो ले सकता है, आज से नहीं है, वो हिस्टोरिकली अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर है। देखें, आप यूथ हैं और पढ़े लिखे यूथ हैं, PhD स्कॉलर हैं, PhD के स्टूडेंट हैं आप, मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं आपसे बेशक जूनियर हूं। तो हमने अपने पाकिस्तान को अब बेहतर करना है। कब तक हम यही कहते रहेंगे कि पाकिस्तान नहीं फैसला कर सकता? अब मुझे वजह बताएं, वजह तो आपने बता दी, मुझे हल बताएं कैसे हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर सकते हैं, जस्ट एक लाइन में। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी कंट्री में, वो कोई भी हो, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको एक बेसिक जो है ना वर्किंग फ्रेमवर्क बनाना होगा कि बेशक अपोजिशन को भी स्पेस देनी पड़ती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वन पार्टी रूल नहीं हो सकता। तो ये इनको आपस में अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो फिर ही हम किसी तरह वाइबल इकॉनमी की तरफ, या जो है जिसे कहते हैं कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें, हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए, लेकिन आप तभी सीख सकते हैं जब आपके पास कुछ होगा। पैसे होंगे तो आप शायद सीखने की भी ज़रूरत ना हो, आपके पास सारा कुछ है। बात यह है कि आपकी स्टैंडिंग नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम पे। स्टैंडिंग आपकी तभी बनेगी जब आपके पास यानी इकॉनमी आपकी बेहतर होगी। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कभी लाइव मत बिठाना है। होगी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। इन्होंने जो बातें की उनसे मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। शुक्रिया सर। थैंक यू। आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुदस्सिर रिजवान। मुदस्सिर रिजवान, क्या करते हैं? जी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। थोड़ा सा आप इस साइड पे आ जाएं, आप उधर को आ जाएं, इधर को। ठीक है, इस साइड पे आ जाएं, इधर। अच्छा, लॉ करते हैं आप इधर, ठीक है, ओके। मुझे ये बताएं, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया ने पाबंदी होने के बावजूद रशिया से ऑयल ख़रीदा? जी बिल्कुल, इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस और यूएसए की तरफ जो सैंक्शंस लगाई गई थी उनको नज़रअंदाज करते हुए, बल्कि उनकी डिफेंस में उन्होंने ऑयल ख़रीदा और धड़ाधड़ ख़रीदा। जी बिल्कुल, धड़ाधड़ ख़रीदा। अब वो रशिया के अगेंस्ट वोट भी कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने अपना फ़ायदा ऑयल ख़रीद कर भी किया और उन्हें रशिया को भी सपोर्ट किया डेफिनेटली, जब ऑयल ख़रीदा तो पैसे उनको भी गए। अब दूसरी तरफ रशिया के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन में, क्या वजह समझते हैं? देखें, इंटरनेशनल रिलेशन में एक बड़ा उसूल कहा जाता है कि देयर आर नो परमानेंट एलाइज और नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। तो अब इसकी डिटेल्स सारी मैंने ये जो न्यूज़ है अभी आपसे ही सुनी, तो इसकी डिटेल्स तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं जो इस इशू को काफ़ी अर्से से कवर कर रहे हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन एक राय अपनी, जो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ परमानेंट नहीं होता, कि अगर आपने एक दफ़ा यूएसए के साथ दिया, आपके इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं एक इशू टू इशू। तो पहले उन्होंने, चूँकि उन्हें ऑयल की ज़रूरत थी, क्योंकि देवर एक्सपेक्टिंग कि जो ऑयल की प्राइसेस है, गैस की प्राइस वो बढ़ेंगी, उन्होंने उस चीज़ को रखते हुए पहले
अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद और अमेरिका को झुकना पड़ा। अब जब उन्होंने किया है तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने जो फॉरेन पॉलिसी के जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने उनको रिकैलिब्रेट किया, अपने ऑप्शंस को देखा और उसके बाद जाके उन्होंने वोट किया। ठीक है, आपको नहीं लगता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, देखें जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं हमें बहुत सी चीज़ें वाजे होती हैं, आपको नहीं लगता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि उन्होंने रशिया को भी राज़ी किया, उधर से राज़ी ना सिर्फ राज़ी किया, अपना फ़ायदा लिया, फिर अब यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें तो उनको भी राज़ी कर रहे हैं और फ़ायदा लेंगे। एक तो राज़ी भी कर रहे हैं, एक तो उन्हें उनके ऊपर अपना कंट्रोल एक किस्म का रख रहे हैं, और दूसरे नंबर पर अपनी आवाम को, अपनी कंट्री को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। शुरू से शुरू करते हैं। देखें असल में यहाँ पे जो जिस तरह मुझसे पहले वो दोस्त बात कर रहे थे, यहाँ इंडिया अपना जो इकनॉमिक मसल है और उनकी जो आबादी है और जो फिर जो आईटी में उन्होंने अपना नाम कमाया, आप देखें जितनी भी बड़ी गूगल और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इनके CEO और जो मैनेजरियल पोस्ट हैं उन पे इंडियंस बैठे हुए अपनी वो उस ताकत का यूज़ कर रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं, फिर भी अमेरिका उनसे नाराज़ नहीं हो रहा, अपना फ़ायदा भी ले रहे हैं, फिर भी अमेरिका नाराज़। ठीक है, बड़ी अच्छी आपने बात की। अब मैं बात को वाइंड अप इस तरीके से करता हूँ, पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान को लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल है जस्ट कि चाइना के अगेंस्ट, तुर्की के अगेंस्ट, सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट लेट्स सपोज वोट करना पड़े जैसे इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट किया, तो क्या पाकिस्तान इतनी ताकत रखता है, इतना मतलब अपना वो पावर रखता है कि ऐसा कर सके या ऐसा करने का सोच सके? आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नाक मुबारक साफ करते, साहबा अपने जुब्बे फैला देते और चेहरों पर मलते, और अगर किसी को न मिलता तो उसके हाथ पर हाथ मस करके अपने चेहरे पर मल लिया करता, अपने सीने पर वो लोग लगा। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग नो, जिस तरह मतलब शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर, और काफ़ी उनकी मतलब तनकीद की गई थी। फ्रैंकली स्पीकिंग इकोनॉमिक टर्म्स में हम बेगर्स हैं। लिया करते। और हमारे पास जो फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन है वो बहुत कम है। मतलब अगर हम बल्कि आप मिसाल ले लें, इमरान खान ने मलेशिया के साथ मिल के तुर्की और मलेशिया और पाकिस्तान का एक उन्होंने इतिहाद बनाने की कोशिश की थी और एक कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, लेकिन सऊदी अरेबिया के कहने पे उन्होंने वो इनकार कर दिया। सो पाकिस्तान के पास अभी चॉइसेस नहीं है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ऐसे बेहतर कैसे होगा? देखें हमने आपने और मैंने पाकिस्तान को बेहतर करना है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। इसमें जो सबसे अहम बात है वो हमारी इकॉनमी के बिना आप जितनी मर्जी अच्छी तकारीर कर लें, आपकी आबादी जितनी मर्जी बढ़ा लें, आप बेघर ही रहेंगे। हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। मतलब हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उतनी बनाते नहीं हैं चीज़ें जितनी हम कंज्यूम करते हैं। हमारी अपनी प्रोडक्ट्स उस तरह से नहीं है। फिर जो हमारा जो यूथ बल्ज है, जो हमारी जो यूथ पॉपुलेशन, जो आप कह लें कि 66% तकरीबन वो जो 35 से नीचे की एज है, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं। तो जब तक ये चीज़ें जो हमारे इकॉनमी के बेसिक एग्रीकल्चरल हम कंट्री, अब हमारे जो फार्मर है जब हम उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब उनको जो सहूलियात नहीं देंगे तो हमारी इकॉनमी नहीं बेहतर होगी। जब इकॉनमी नहीं बेहतर होगी तो फिर हमारे पास फॉरेन पॉलिसी में कोई चॉइस नहीं होगी। हमें कोई एक मजबूरन ये अगर $1 बिलियन देगा तो उसके पहले 10 वो मुतालबात सामने रखेगा, ये करना पड़ेगा तो हम देंगे। मैं देखें ये आज अनफॉर्चुनेटली मुझे जो भी स्टूडेंट मिले उन्होंने बातें ऐसी की कि मैं उनसे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में एजुकेटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, एजुकेटेड जो लोग हैं मौजूद हैं, चाहे कम है, अवेयरनेस रखते हैं। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अदील। अदील साहब क्या करते हैं? मैं मीडिया में काम करता हूँ। मीडिया में काम करते हैं, ज़बरदस्त। फिर तो आपको इस खबर का भी पता होगा कि जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाई थी पूरी दुनिया पर कि रशिया और यूक्रेन की वार है तो रशिया से कोई ऑयल नहीं खरीद सकता, उस टाइम पे इंडिया ने सबसे ज़्यादा ऑयल ख़रीदा और बहुत सस्ता ऑयल ख़रीदा। अब जब यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई है तो रशिया के अगेंस्ट इंडिया ने वोट कर दिया, क्या वजह समझते हैं आप? यार इसमें तो उनकी डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक है वो बहुत बड़े। हम बेसिकली जो पाकिस्तान को कह लो कि ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक है। पाकिस्तान को देखो तो ये एक्सट्रीमिज्म इस हिसाब से है कि इन्होंने एक साइड चूज़ करनी है, डू और डाई वाला हिसाब होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यही इस टॉपिक पे मैंने आगे आना था, आपसे यही पूछना था कि कल को लेट्स सपोज एक एग्जांपल है कि चाइना के अगेंस्ट कहीं पे ऐसी बारी आती है या कोई ऐसा मौका बनता है, चाइना, सऊदीया या तुर्की के अगेंस्ट पाकिस्तान को वोट करना पड़े, तो हम इस काबिल हैं कि हम वोट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारा पैसा तो चाइना का लगा हुआ है। क्या करें?
क्या करेंगे, वो सारी मोटरवेज उनकी बनाई है, गवादर उनका बनाया हुआ है, क्या करेंगे आप। तो इंडिया ने ये जो पॉलिसी अपनाई है, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? मतलब एक तो आपने बोला कि उनकी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है, और सेकेंडली आप नहीं समझते कि वो इतना स्टैंड करते हैं कि उन्हें किसी के ऑर्डर या डेफिनेटली किसी बंदे में कोई बंदा अपने अगेंस्ट जो फोर्सेस होती हैं उनको फेस करने के लायक होता है तो ही बंदा स्टैंड लेता है, अदरवाइज को स्टांस ना हो तो फिर बंदा ऐसे ही पाकिस्तान की तरह ही होता है हर जगह पे। भाई सर मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अच्छा सर, आप भी एक दो लाइन में बस ये बता दें कि 1947 से जब से इंडिया ना है तब से रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हम हिस्ट्री भी देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया के मामला चल रहे थे तब भी आपको पता है कि रशिया ने सपोर्ट किया इंडिया को। तो अब रशिया के अगेंस्ट ही वोट कर रहा है, एक साइड पे बिजनेस कर रहा है और एक साइड पे वोट उसके अगेंस्ट कर रहा है। क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है, और दूसरे नंबर पे क्या ये बेहतर समझते हैं आप? मेरे ख्याल में जो इंडिया है ना, वो अपने जियोपॉलिटिक्स को ज़्यादा अच्छे से जानता है। ठीक है, वो अपने जियोपॉलिटिक्स को जानता है। उसके अलावा उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री, उनके क्लियर स्टांस थे, हम उस फैसले यानी कि वो फैसले लेंगे, वो इकदाम लेंगे जो कि दोस्तियों पर मबनी नहीं होंगे, जो मुफाद पे मबनी होंगे। ठीक है। अच्छा। और इस टाइम पहले उन्होंने रशिया से अपना मुफाद पूरा कर लिया है, ठीक है। अब उन्हें ज़्यादा ग्रेटर मुफाद है किससे? यूरोपियन कंट्रीज से। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक मार्केट है। वो अपनी मार्केट तो ख़राब नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बड़े बड़े कंट्री हैं जो इस टाइम पे सुपर पावर्स माने जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका आता है, रशिया आता है, इवन चाइना की भी बात कर लें, आपको नहीं लगता कि ये इंडिया के मुहताज होते जा रहे हैं? क्योंकि एक तो आबादी, मार्केट और सेकेंडली उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि एक इमर्जिंग पावर बन के आ रहा है इंडिया। ठीक है, लेकिन अभी भी इस चीज़ को अगर समझा जाए कि इंडिया जो है एक जगह पर अगर सुपर पावर बनता जा रहा है तो दूसरी जगह पर पॉवर्टी और दूसरी चीज़ें भी उसके अंदर सस्टेन कर रही हैं। लेकिन पॉवर्टी पे भी IMF की रिपोर्ट आई थी कि उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है वो 2% के राउंड बोट या 1% के एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें, जो मैंने सर से क्वेश्चन किया कि यही सिचुएशन, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जस्ट एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यही सिचुएशन अगर चाइना, तुर्की या सऊदीया ये सामने हो और पाकिस्तान को वोट करना हो, क्या पाकिस्तान, इवन इन तीनों कंट्रीज़ को भी छोड़ दें, अमेरिका के अगेंस्ट वोट करना हो तो कर सकेंगे? यार मैं एक सीधी सी बात कहूँगा, ठीक है, आपके करंट प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बात कही हुई थी, जी जी, ठीक है, इन्होंने वाकई जो हमारा जो भी सिस्टम पिछले 70 साल से चला है, हम बैगर से ज़्यादा कुछ नहीं है। सर ये अफसोस वाली बात है, आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, हमने अब इसे बेहतर भी तो करना है ना। कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें, ये हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि हम, जैसे भी आपने बोला कि हम बैगर से बढ़ के कुछ नहीं है या इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रियलिटी है, अच्छी बात है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन बेहतर भी तो करना है। कैसे करें? सर, बेहतर करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि अगर यहाँ पर एक्चुअल जमहूरियत, एक्चुअल डेमोक्रेसी आए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर आज तक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना वो डेमोक्रेसी नहीं आ सकी। ठीक है, ये सूडो डेमोक्रेसी में हम चल रहे हैं अभी भी। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और जो देखने वाले हैं वो भी डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मुझे लास्ट में ये बताएं कि ये अब बेहतर कौन कर सकता है? यूथ बेहतर कर सकती है, या फिर पॉलिटिशियंस बेहतर कर सकते हैं, या फिर कुछ और कोई और ऐसी पावर्स हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं? मेरा मानना ये है कि कोई एक फैक्टर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, सबको मिलके चलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले सबको अपने गिरबान भी झांकने पड़ेंगे। विलेंस, भेड़ की खाल में भोसड़ी वाले। बिल्कुल ठीक है। जी जी सर, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आजकल मैंने नोट किया है ना, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म आई हुई पाकिस्तान में। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में ऐसा क्या निज़ाम है, वो हमारे साथ ही उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया। मैं हर एक से यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो इतना ग्रो करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। आप अगर देखें मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, दूसरा टर्म है उनका, और आगे भी जो उनके काम है उसके मुताबिक ऐसे लग रहा है कि क्या वजह? उसकी एक ही वजह है, एक तो उनकी अवाम में पॉलिटिकल अवेयरनेस है ज़्यादा, गुर्बत, ये लॉलेसनेस और ये जो सारा कुछ है एक साइड पे है। पॉलिटिकल अवेयरनेस होना बड़ी बात है। ठीक है, वहाँ पे कोई आए रोज़ मैंने नहीं देखा कि फ़लाँ बंदा
दिल्ली चौक पे धरना दे के बैठा हुआ है, फलां बंदा किसी और जगह पे धरना दे के बैठा हुआ है। अपने सबसे पहले घबराना नहीं। ना कभी वहाँ से असेंबली में वॉकआउट सुना है मैंने, कभी किसी पार्टी ने वॉकआउट नहीं किया असेंबली से। आपने भी शायद ये चीज़ नोट की हो। अच्छा, इन्होंने बोला कि वहाँ के लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा। मैं इनकी बात को थोड़ा सा सेकंड इस तरीके से करूँगा कि वहाँ के लोगों से को बाद में रखा जाए। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे सब्र थोड़ा सा कम है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। लास्ट में आप इसको वाइंड अप कर दें इस सारे टॉपिक को, कि आप क्या डिफरेंस समझते हैं कि वहाँ का जो निज़ाम है इंडिया का पॉलिटिकली वे में अगर देखा जाए, और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने वोटिंग की है, इसको बस वाइंड अप कर दें। जैसे कि मेरे भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे यहाँ पर ना एक्सट्रीमिज़म जो है वो इस लेवल का है कि हम किसी भी एक पार्टी को किसी भी एक मज़हब के लेवल तक ले जाते हैं। हम उनकी पैरवी शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसके खिलाफ कोई बोले तो हम समझते हैं कि ये भाई जी शिरक कर दिया, शिरक। यार मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, उसकी और मेरी एक अदारे के ऊपर थोड़ी सी बहस हुई और उस बंदे ने डायरेक्ट मुझे कहा तू तो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, अदारे के अगर आप किसी अगेंस्ट बोलेंगे, वो भी अदारे के अगेंस्ट मैं समझता हूँ कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता, लेकिन अदारे के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बिल्कुल, वो एक सिस्टम है ना, सिस्टम के खिलाफ आप बोल सकते हो। देखो आज़ादी राय यही है, लेकिन एक बड़े खूबसूरत मैंने एक कोट पढ़ी थी रिसेंट कुछ अर्सा पहले, उसमें एक कंट्री है, उसके जो जिसे कहते हैं ना गवर्नर जनरल, यानी कि जो डिक्टेटर है वहाँ के, उन्होंने कहा था देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कांट गारंटी यू फ्रीडम आफ्टर स्पीच। तू समझा? हाँ। ये बात जिसको समझ आई है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की राय आप तक पहुंचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ इंडिया ने बहुत ही चालाकी के साथ बहुत बेहतर तरीके से डिप्लोमेसी की है, और वो इस तरीके से कि पहले उन्होंने रशिया को राज़ी किया, ऑयल ख़रीद कर रशिया को सपोर्ट किया, उसके बाद वार को रोकने के लिए रशिया के अगेंस्ट भी वोट किया। देखा जाए तो उन्होंने यूक्रेन को भी सपोर्ट किया और रशिया को भी सपोर्ट किया, जो कि मैं समझता हूँ इस टाइम ये अगर जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो इंडिया ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है। प्यारी समझ गई। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।